नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 108 यानी 108, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 यानी कि 110। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आर्टिकल 108 के साथ में। आर्टिकल 108 जो है ये हमारे ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब जहां पर हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों साथ में आके बैठक करेंगे, ठीक। उसके ऊपर हमारा ये पूरा आर्टिकल 108 है, जो कि हमारे कई सारे क्लॉजेस के अंदर बटा हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो पहला क्लॉज पढ़ते हैं, जो कि ये कह रहा है, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, A. The bill is rejected by the other house, or B. The house has finally disagreed as to the amendments to be made in the bill, or C. More than 6 months elapse from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it। देखिए, पहले तो इस पूरे आप हिस्से का मतलब समझ लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई बिल है जो कि एक हाउस से पारित हो चुका है, एक हाउस से पास हो चुका है, मतलब एक सभा से पास हो चुका है, वो दूसरी सभा पे गया है, ठीक। तो अगर उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है दूसरी सभा द्वारा, या फिर उस बिल के किसी बदलाव पर डिसएग्रीमेंट है, या फिर जो बिल है वो दूसरे जो हाउस है उसमें 6 महीने तक, मतलब 6 महीने बीत गए, वो लैप्स हो गया है और जो बिल है तब भी पास नहीं हुआ है, तो इन कंडीशंस में जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। द प्रेसिडेंट में, अनलेस द बिल हैज लैप्स्ड बाय द रीजन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, notified to the houses by message if they are sitting, or by public notification if they are not sitting. His intentions to the summon them to meet in a joint sitting for the purpose of the deliberation and voting on the bill। मतलब यहाँ पे ये कह रखा है कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, वो ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं, ठीक। वो किस लिए? मतलब कोई बिल है उस पर चर्चा करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं, और उस सिटिंग, उस बैठक के लिए प्रेसिडेंट को पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करना होगा, और साथ ही में जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसमें उस बिल पर डिलिबरेशन मतलब विचार विमर्श होगा और उस पर वोट किया जाएगा। आगे इसमें ये दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी अप्लाइड टू मनी बिल। मतलब यहां पहले ही कह दिया है कि हमारे ये जो क्लॉज 108 के अंदर जो भी चीजें दी हुई हैं वो हमारे मनी बिल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक। अभी मनी बिल पे भी हमारे आगे के आर्टिकल हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं। तो ये तो था पूरा का पूरा क्लॉज 1। अब यहां पे है 108 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 ये कहता है, इन रेकनिंग any such period of 6 months as in referred to in clause 1, no account shall be taken of any period during which the house referred to in subclause C of that clause is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। देखिए, हमने जो क्लॉज 1 है उसमें हमने कई जगहों पे पढ़ा था कि अगर 6 महीने से ज्यादा किसी हाउस में बिल पड़ा रहता है तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक। अब ये जो क्लॉज है ये हमारे इसी चीज के ऊपर दिया है। मतलब ये क्लॉज ये कहता है कि जो 6 महीने गिने जाएंगे, 6 महीने के दिन हम लोग जो गिनेंगे, इसमें कौन कौन से दिन होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, ये चीज हमारी इस पॉइंट के अंदर दे रखी है। तो इसमें ये कहा है कि मान लीजिए किसी कारण से जो हमारा कोई हाउस है वो स्थगित हो जाता है, या फिर उसको कुछ समय के लिए बंद करके आगे कंटिन्यू करने की बात करी जाती है। तो अगर जो स्थगन है या फिर जो समय है बीच का वो 4 दिन से ज्यादा का है, तो जो काउंटिंग की जाएगी इन 6 महीनों में वो रोक दी जाएगी। मतलब यह है कि अगर 4 दिन से ज्यादा तक जो हमारा कोई भी सभा है वो बंद है, तो जो बंद दिन है 4 दिन से आगे के, उनकी काउंटिंग इन 6 महीनों के अंदर नहीं करी जाएगी। ये चीज दिया है हमारे क्लॉज 2 के अंदर। इसके बाद में है क्लॉज 3। क्लॉज 3 ये कहता है, वेयर द प्रेसिडेंट हैज अंडर क्लॉज 1 notified his intention of summoning the house to meet
in a joint sitting, neither house shall proceed further with the bill, but the president may at any time after the date of his notification summon the house to meet in a joint sitting for the purpose of specified in the notification, and if he does so, the house shall meet accordingly. मतलब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि जैसे ही अपनी ये इंटेंशन, मतलब जो हाउसेस को अपनी जो इंटेंशन है ज्वाइंट सिटिंग की, ये जैसे ही प्रेसिडेंट बता देते हैं हाउसेस को, तो जो हाउसेस हैं वो उस बिल पर और चर्चा नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए एक बिल है, जिस बिल पर प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम ज्वाइंट सिटिंग बैठाएंगे, तो उस बिल के ऊपर अब दोनों में से किसी भी हाउसेस पे और आगे चर्चा नहीं होगी। हाँ, अपनी नोटिफिकेशन देने के बाद में, मतलब अपनी इंटेंशन बताने के बाद में कि ये ज्वाइंट सेटिंग बैठाएंगे, प्रेसिडेंट कभी भी दोनों हाउसेस को बुला सकता है ज्वाइंट सेटिंग के लिए, और दोनों हाउसेस को वहां पे आना भी होगा। ठीक, ये चीज दे रखी है हमारी क्लॉज 3 के अंदर। इसके बाद में क्लॉज 4 जो कि ये कहता है, इफ एट द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस द बिल विद सच अमेंडमेंट इफ एनी as are agreed to in joint sitting is passed by the majority of the total number of members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purpose of this constitution to that being of this constitution to have been passed by both houses। मतलब यहां पे ये कह रहा है, एक सेकंड, हाँ, यहां पे ये कह रहा है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होगी, अगर उसमें जिस भी बिल पे चर्चा हो रही है, उस बिल को पारित करने की या फिर जो भी उसमें बदलाव करना है उसको पारित करने के लिए मेजॉरिटी मिल जाती है, तो जो बिल है उसको दोनों हाउसेस द्वारा अग्रीड माना जाएगा। मतलब ये कि दोनों हाउसेस द्वारा उसको पास माना जाएगा अगर ज्वाइंट सिटिंग में किसी बिल के ऊपर कोई फैसला होता है तब। अब इसमें आगे ये है, प्रोवाइडेड दैट एट अ ज्वाइंट सिटिंग, मतलब ये जो पॉइंट 4 है इसी से जुड़ा हुआ ये आगे का हिस्सा है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ ये आगे का हिस्सा है। ए, इफ द बिल हैविंग बीन पास्ड बाय वन हाउस हैज नॉट बीन पास्ड बाय द अदर विद द अमेंडमेंट एंड रिटर्न्स टू द हाउस इन विच इट ओरिजिनेट, नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज्ड टू द बिल अदर देन सच अमेंडमेंट इफ एनी as are made necessary by the delay in the passage of the bill. B, if the bill has been so passed and returned only such amendment as foresaid shall be purposed to the bill and such other amendment as are relevant to the matter with respect to which the houses have not agreed। अब देखिए यहां पे ये उस बिल के पास मतलब बात कर रहे हैं कि मान लो ऐसा बिल जो कि एक हाउस द्वारा पारित कर दिया गया, दूसरे हाउस में गया, लेकिन दूसरे हाउस ने उसको पास नहीं किया, मतलब जो भी बदलाव करने थे वो उसने किया नहीं, और वो अपने जिस हाउस से ओरिजिनेट हुआ था उसी हाउस में बिल वापस लौट आया। तो ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं कि जो भी कोई चेंज है उसमें, मतलब जो बिल है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, सिर्फ जो पैसेज है, मतलब जो टाइम है, आप उसको चेंज कर सकते हो बिल के अंदर, बाकी किसी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। वही चीज हमारी इस पॉइंट में भी दी हुई है। अब आगे इसमें ये दिया है, एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रिसाइडिंग एज टू द अमेंडमेंट विच आर एडमिसेबल अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइनल। मतलब ये कह रहा है कि जो व्यक्ति इन मीटिंग, मतलब इन जॉइंट मीटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड करेगा, मतलब जो देखेगा, उस व्यक्ति का जो फैसला है कि बदलाव होने हैं या नहीं होने हैं उसको फाइनल माना जाएगा। ठीक, ये चीज यहां पे दे रखी है। अब इसके बाद में है क्लॉज 5। अब देखिए इससे पहले हम लोग आर्टिकल 108 का क्लॉज 4 पढ़ रहे थे, अब ये आगे है क्लॉज 5। क्लॉज 5 ये कहता है, अ जॉइंट सिटिंग मे बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल पास देयर एट notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intentions to summon the houses to meet therein। देखिए इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपनी इंटेंशन जताई कि भाई हम जॉइंट मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन जो लोकसभा है वो स्थगित हो जाती है, उसका विखंडन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो जॉइंट मीटिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये नहीं कि जॉइंट मीटिंग नहीं होगी, जॉइंट सेटिंग होगी, और इसमें जो पुराने लोकसभा के सदस्य होंगे उनको बुला के इस मीटिंग को पूरा करा दिया जाएगा। ठीक, ये चीज कही हुई है हमारे क्लॉज 5 के अंदर। तो ये है पूरा आर्टिकल 108। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 109।
तो आर्टिकल 109 का क्लॉज 1 ये कहता है अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये है क्लॉज 1। क्लॉज 2 ये कहता है आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल it shall be transmitted to the council of states for its recommendation, and the council of state shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return the bill to the house of the people with its recommendation, and the house of the people may thereupon either accept or reject all or any of the recommendation of council of state। मतलब ये कह रखा है कि ये जो मनी बिल है जब ये हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा से पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये राज्यसभा के पास में 14 दिनों के लिए भेजा जाएगा और इन 14 दिनों में जो राज्यसभा है वो इस बिल पे विचार करेगी। इसमें जो रिकमेंडेशन है मतलब जो राज्यसभा को लगता है कि कोई चीज बढ़ानी है घटानी है वो चीज लिख के रेकमेंड करेगी, मतलब सलाह देगी कि आप ऐसा कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हो। और 14 दिन के बाद में जब वो बिल वापस आएगा तो जो लोकसभा है उसके पास में ये अधिकार है कि जो भी रिकमेंडेशन दे दी है राज्यसभा ने, चाहे तो लोकसभा उसको मान सकती है चाहे तो लोकसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, मतलब ना मंजूर कर सकती है, मतलब कहे कि हमें बदलाव नहीं करने हैं, या फिर उनमें से कुछ मान सकती है या फिर उनमें से कुछ हटा सकती है। एक तरीके से कहा जाए तो ये जो मनी बिल है वो हमारे मेनली लोकसभा के अंदर ही उसका काम होता है, राज्यसभा के अंदर उसका कोई काम नहीं होता है। अब इसके बाद में आगे है क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 ये कहता है if the house of the people accept any of the recommendation of council of states, the money bill shall be deemed to have been passed by the both houses with the amendments recommended by the council of states and accepted by the house of people। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए जो लोकसभा है मतलब जो हाउस ऑफ पीपल है जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं राज्यसभा द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मान लेता है, तो जो मनी बिल है उसको पास माना जाएगा दोनों हाउसेस द्वारा। और साथ ही में इसमें जो अमेंडमेंट है मतलब जो भी बदलाव किए गए हैं काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा उसको भी लिया जाएगा और इसे एक्सेप्ट किया जाएगा हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा द्वारा। इसके बाद में है क्लॉज 4। क्लॉज 4 ये कहता है इफ द हाउस ऑफ द पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस इन द फॉर्म इन विच it was passed by the house of people without any of the amendments recommended by the council of states। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए जो लोकसभा है जो हाउस ऑफ पीपल है वो जो रिकमेंडेशन दिए गए थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा द्वारा उसको नहीं एक्सेप्ट करता है, तो भी इस कंडीशन में जो मनी बिल है उसको दोनों हाउसेस द्वारा पास माना जाएगा। बस इस रूप में होगा कि जो हाउस ऑफ पीपल है उसने इस बिल को पास किया है बिना किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किए हुए, मतलब बिना कोई बदलाव किए हुए जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा बताए गए थे, ठीक, इस फॉर्म में वो पास होगा। इसके बाद में क्लॉज 5। क्लॉज 5 ये कहता है इफ अ मनी बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशन इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल within the set period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by the both houses at the expiration of set periods in the form in which it was passed by house of people। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए जो बिल है वो दिया गया हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा को उस पर विचार विमर्श करने के लिए। आपको मैंने पहले बताया था 14 दिन का टाइम लिमिट होता है, लेकिन 14 दिन हो गए मतलब 14 दिन बीत गए, लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो कुछ फैसला नहीं कर पाई या फिर वो बिल वापस नहीं दे पाई, तो इस कंडीशन में जो बिल है उसको दोनों हाउसेस द्वारा पास माना जाएगा और वो इस रूप में होगा कि उसको हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा ने उसको पास कर दिया है और माना जाएगा कि दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया है। कब? जब 14 दिन का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा और काउंसिल ऑफ स्टेट उस बिल को वापस नहीं लौटा पाया उस कंडीशन में। अब इसके बाद में होगा हमारा आर्टिकल 110। देखिए इससे पहले हम लोग ने पूरा आर्टिकल 109 पढ़ लिया। 109 हमारा किसके ऊपर था? वो था हमारा मनी बिल पास होने के ऊपर, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 110 आर्टिकल जो कि हमारे मनी बिल के डेफिनेशन के ऊपर, मतलब कौन से बिल हमारे मनी बिल कहलाएंगे इसके ऊपर, ठीक। तो आर्टिकल 110 का क्लॉज 1 ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट्स कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली।
मतलब ये कह रहा है कि किसी भी बिल को हम मनी बिल तब कहेंगे जब वो नीचे दिए हुए मैटर से डील करता हो, मतलब ये जो नीचे मैटर दिए हुए हैं इनसे डील करता हो। ठीक, तो हमारे मैटर में सबसे पहला पॉइंट ए है द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, मतलब किसी भी प्रकार का जो कर है वो हमारा मनी बिल के अंदर जाएगा। बी पॉइंट ये कहता है द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू द एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारी जो सरकार है वो कहीं से पैसा उधार लेती है तो ये हमारा मनी बिल के अंदर आएगा, और कोई गारंटी दे रही है या फिर कोई फाइनेंशियल जो हमारा लॉ है उसमें अमेंडमेंट करी, उसमें कुछ चेंजेस करी है, तो ये सब हमारे मनी बिल के अंदर आएंगे। पॉइंट सी ये कहता है द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटेंजेंसी फंड। देखिए कंसोलिडेटेड फंड मतलब वो पूंजी जो कि जमा है, ठीक है, जमा पूंजी, और कंटेंजेंसी मतलब वो पैसा जो कि इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कस्टडी है हमारे कंसोलिडेटेड फंड और जो कंटेंजेंसी फंड के इंडिया के, तो उसका जो पेमेंट है मतलब मनी की जो पेमेंट है, मतलब उसमें विड्रॉ करना है या मनी जोड़ना है, तो ये सब हमारा मनी बिल के अंदर जाएगा। पॉइंट डी ये कहता है द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो पैसा है उसका कंसोलिडेटेड फंड से बाहर आना या उसके अंदर जोड़ा जाना, ये हमारा मनी बिल के अंदर आएगा। ई द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू द एक्सपेंडिचर चार्जेस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, मतलब यह है कि कोई खर्चा जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर किया जा रहा है तो ये भी हमारा मनी बिल के अंदर आएगा। एफ द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स और ऑफ स्टेट, मतलब ये कह रहा है कि जो रिसिप्ट है हमारा किसका, कंसोलिडेटेड फंड के अकाउंट का, यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स का, और साथ ही इनके जो अकाउंट की ऑडिट है ये सब भी हमारी किसके अंदर जाएगी, ये सब भी जाएगी हमारे मनी बिल के अंदर। तो हमने देख लिया मनी बिल हमारा क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे मनी बिल के अंदर जाएंगी। जी पॉइंट कह रहा है कि एनी मैटर इंडिकेटिंग टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि हमारा ए से लेके एफ तक के पॉइंट में बताया गया है वो सब हमारा किसके अंदर जाएगा, मनी बिल के अंदर जाएगा। अब इसके बाद में क्लॉज वन, देखिए इससे पहले हम लोग आर्टिकल 110 का क्लॉज 1 पढ़ रहे थे, अब हम लोग आर्टिकल 110 का क्लॉज 2 पढ़ने वाले हैं। ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय द रीजन, अब देखिए हमने क्लॉज 1 में ये पढ़ा था कि मनी बिल किसको कहेंगे, अब हम क्लॉज 2 में ये पढ़ रहे हैं कि मनी बिल किसको हम नहीं कहेंगे। ठीक, a bill shall not deemed to be a money bill by the reasons only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties or for the demand or payment of fees for license or fees of service rendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body of local purpose। देखिए जो हमारा क्लॉज 2 है वो ये कह रहा है कि मनी बिल हम किसको नहीं कहेंगे, तो ये कह रहा है कि मनी बिल जो हमारे टैक्सेस होते हैं, सॉरी जो हमारे फाइन्स होते हैं, जो हमारी पेनल्टीज होती हैं, ये मनी बिल के अंदर नहीं जाएंगी। और साथ ही में जो टैक्स को रेगुलेट करना, मतलब जो भी लोकल अथॉरिटी द्वारा कोई टैक्स रेगुलेट किया जा रहा है, उसको कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, ये सब भी हमारे मनी बिल के अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद में है क्लॉज 3। क्लॉज 3 ये कहता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई सवाल उठता है कि जो हमारा बिल है वो मनी बिल है या नहीं, तो इस कंडीशन में जो स्पीकर हैं हमारे हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के, उनके डिसीजन को यानी उनके फैसले को फाइनल यानी कि अंतिम माना जाएगा। इसके बाद है क्लॉज 4 जो कि ये कहता है there shall be endorsed on every money bill when it is transmitted to the Council of States under Article 109 मतलब 109 and when it is presented to the President for assent under Article 111 the certificate of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a money bill, मतलब ये कह रहा है कि जब भी कोई मनी बिल प्रेसिडेंट के सामने या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट भेजा जाएगा
तो उस मनी बिल के साथ में एक सर्टिफिकेट भी होगा जो कि साइन किया गया होगा लोकसभा के स्पीकर द्वारा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है। ठीक है, मतलब आपको सर्टिफिकेट देना है कि बिल है वो मनी बिल है या नहीं। ठीक, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल 110। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 3 आर्टिकल। अगर आपको इन तीनों में से किसी आर्टिकल पे कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।